नमस्कार, मैं राहुल कुमार आप लोग का स्वागत करता हूं हमारे प्यारा सा यूट्यूब चैनल के कैप्टन K2 एकेडमी। आज हम लोग कक्षा 12वीं बिहार बोर्ड के इतिहास का कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे जो आगामी परीक्षा है, आने वाली एग्जाम है आप लोग का 2025 में बिहार बोर्ड द्वारा जो आयोजित फाइनल एग्जाम करवाई जाती है उसमें इतिहास जो भी विद्यार्थी लिए होंगे आर्ट्स में कला संकाय में, उसके लिए आज का क्लास बहुत महत्वपूर्ण है। तो आज हम लोग कक्षा 12वीं की जो पहला चैप्टर है सिंधु घाटी सभ्यता, उसके बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे क्या आज उसका हम लोग इम्पोर्टेंट प्रश्न देखेंगे। क्योंकि देखिए, पढ़ने में अगर उस चैप्टर को पढ़ा जाए सही मायने में तो कम से कम उस चैप्टर को पढ़ाने में 20 दिन का समय लगेगा। तो आज हम लोग कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न आप लोग के सामने प्रस्तुत करने जा रहे हैं। अगर आप लोग को अच्छा लगे तो आप लोग उससे अधिक से अधिक शेयर करिए, ठीक है, और अपने एग्जाम के आने वाले समय में अच्छे से तैयारी करिए। अगर अच्छा लगेगा तो आप लोग का कमेंट को देखते हुए हम फिर आगे उस पर कक्षाएं शुरू कर देंगे डालना, ठीक है। तो आज हम लोग पहला प्रश्न देखेंगे। तो प्रश्न जो आते हैं एग्जाम में वो प्रश्न पहला आते हैं कि आपको बताना है कि हड़प्पा सभ्यता के बारे में बताएं। लघुत्तरीय प्रश्न के बारे में देखेंगे, फिर हम लोग दीर्घोत्तरीय प्रश्न के बारे में देखेंगे। ये वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं होने वाली है, मात्र 45 मिनट की रहेगी, उसी में हम लोग सारा चीज़ को कवर करेंगे। तो चलिए, जो पहला जो प्रश्न है आप लोग के सामने वो प्रश्न है कि हड़प्पा सभ्यता के बारे में बताइए। देखिए, पढ़ने क्या जा रहे हैं, कक्षा 12वीं की इतिहास का कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। क्या पढ़ेंगे आज हम लोग? कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे हम लोग, कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। उसमें जो पहला जो चैप्टर है वो है सिंधु घाटी सभ्यता, उसके बारे में उसी का हम लोग आज देखने वाले हैं। सिंधु घाटी सभ्यता, क्या देखेंगे आज हम लोग? सिंधु घाटी सभ्यता। तो कहीं ना कहीं आप लोग पढ़ रखे होंगे, ठीक है। अगर नहीं पढ़े होंगे तो आप लोग को कमेंट को देखते हुए हम इस पे आगे और भी वीडियो बनाएंगे जो अगर आप लोग को अच्छा लगे आज तो, ठीक है। तो जो पहला जो प्रश्न है, चूंकि इस चैप्टर से जितना प्रश्न लिखा रहे हैं उससे बाहर नहीं जाएगा, ये मेरा गारंटी है, ये मेरा गारंटी है। हमने गारंटी ले लिया तो ले लिया, रहेगा तो रहेगा। जो चैप्टर आज हम लोग देखने वाले जितने भी प्रश्न को देखेंगे, तो पहला जो प्रश्न है आप लोग का प्रश्न संख्या 1 कि आपको क्वेश्चन आ जाएगा हड़प्पा। ये लघुत्तरीय प्रश्न अभी देखेंगे। कौन सा प्रश्न देखेंगे? लघुत्तरीय प्रश्न देखेंगे, लघुत्तरीय प्रश्न के बारे में। तो पहला जो लघुत्तरीय प्रश्न आप लोग का रहेगा कि हड़प्पा सभ्यता के बारे में बताइए। हड़प्पा सभ्यता के बारे में बताएं। हड़प्पा सभ्यता के बारे में बताएं। तो लघुत्तरीय प्रश्न आप लोग को पता है कि सर 2 मार्क्स का रहता है, ज़्यादा तो रहता है लंबा, उसके लिए 2 मार्क्स का रहता है तो उसको 5 वाक्य में हमको संपन्न कर देना है। कितने वाक्यों में? मात्र 5 वाक्यों में संपन्न कर देना है, ठीक है। तो उसको लिखने का तरीका देखिए, जब हम आंसर राइटिंग करते हैं ना तो एग्जाम में आंसर राइटिंग का बहुत बड़ी भूमिका रहती है। लिखने की जो कला है, कला आपको एक तो सुंदर राइटिंग पे जाएगी, उसके बाद शुद्ध लिखते हैं उस पे जाएगी। आप शब्दों का चयन कौन सा कर रहे हैं। बहुत विद्यार्थी पढ़ने में तो बहुत तेज रहता है, उसका सिलेबस भी कवर रहता है, समझ भी अच्छा से जाता है, लेकिन उस शब्दों का चयन नहीं कर पाता है। तो आप जो हिंदी का जो शुद्ध शब्द है उसको आप क्या करिए, उसमें पुट करिए, उसको पिरोइए, तब जाकर आपका जो उत्तर है वो अच्छा। तो हमने देखा कि ये हड़प्पा सभ्यता के बारे में बताइए। आपसे ये प्रश्न पूछे जा सकते हैं। थोड़ा हाथ में पसीना आ गया है तो इसको हम पूछ लेते हैं। चलिए, ओहो सॉरी। तो इसके बारे में चलिए लिखना हम लोग प्रारंभ जब करेंगे हड़प्पा सभ्यता के बारे में तो इसको लिखेंगे। तो आप लोग को पता होना चाहिए कि हड़प्पा सभ्यता की खोज कौन किया था। तो पहला नंबर इसमें पॉइंट लिखेंगे, बस इसी टाइप से उत्तर आपको लिखना है, उत्तर इसी टाइप से लिखना है नंबरिंग करके। पहला पॉइंट, हड़प्पा
सभ्यता की खोज 1921 ईस्वी में 1921 ईस्वी में भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षक जॉन मार्शल के सानिध्य में राय बहादुर दयाराम साहनी द्वारा खोजा गया। ये बात आपको लिखना है कि क्या हुआ कि हड़प्पा सभ्यता की खोज 1921 ईस्वी में भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षक यहाँ कर दीजिएगा, सर्वेक्षक जॉन मार्शल के सानिध्य में या नेतृत्व में राय बहादुर दयाराम साहनी द्वारा किया गया, खोजा गया। तो शुरू में ही लिख दिए हैं, तो क्या करेंगे, क्या लिखेंगे, किया गया। मार्कर दिख रहा है आप लोग को अच्छा से, क्योंकि ये वीडियो रिकॉर्डेड आप लोग को जाएगी। अगर आप लोग का साथ रहा तो हम लोग लाइव भी आएंगे। बस इस पे प्यार अच्छा से दीजिए, फिर आगे हम लोग इस क्लास को अच्छे तरीके से ले जाएंगे। तो ये बात तो लिख दी सर 1 2 3 4, लेकिन एक ही बात लिखाया है। अब देखिए इसी में अगला पॉइंट, इसी उत्तर बस ऐसे लिखेंगे। अब देखिए हड़प्पा सभ्यता है कहाँ, तो हड़प्पा सभ्यता जो है रावी नदी के तट पर स्थित है। कहाँ स्थित है, रावी नदी के तट पर स्थित है। तो इसमें लिखेंगे हड़प्पा सभ्यता, दूसरा पॉइंट, हड़प्पा सभ्यता रावी नदी के बायां तट पर स्थित है। कहाँ स्थित है, रावी नदी के बायां तट पर स्थित है। नीचे दिख रहा है, इसमें और लिखेंगे हम लोग, नीचे दिख रहा होगा तो पूरा लिख दे रहे हैं, बायां तट पर स्थित है। इसके अलावा हड़प्पा सभ्यता वर्तमान में भी कहाँ है, तो पाकिस्तान के साहिवाल जिला में। कहाँ, तो हड़प्पा सभ्यता वर्तमान में पाकिस्तान के साहिवाल जिले में स्थित है। नीचे दिख रहा है, थोड़ा देख ले रहे हैं, नीचे दिख रहा है कि नहीं। चलिए यहाँ तक नोट कर लिए, कितना पॉइंट आप लोग को बस देखना है। चलिए 1 मिनट, हाँ दिख रहा है। चलिए यहाँ तक दिख रहा है आप लोग को, जल्दी चलिए। तो यहाँ तक आप लोग लिख लिए, इसको लिख लीजिए। इतना बस आप लोग को लिख देना है कि सर हमने क्या अभी चर्चा किया, तो चर्चा किया हड़प्पा सभ्यता के बारे में। बताइए कि हड़प्पा सभ्यता, चूंकि 2 मार्क्स में प्रश्न आते हैं तो 2 मार्क्स के लिए इतना पॉइंट काफ़ी हो गया आप लोग का, इतना पॉइंट काफ़ी हो गया कि हड़प्पा सभ्यता की खोज 1921 ईस्वी में भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षक जॉन मार्शल के सानिध्य मतलब नेतृत्व में, सानिध्य में राय बहादुर दयाराम साहनी के द्वारा किया गया। 2 नंबर पॉइंट, हड़प्पा सभ्यता रावी नदी के बायां तट पर स्थित है, ये बात लिख देना है। हड़प्पा सभ्यता वर्तमान में पाकिस्तान के साहिवाल जिले में स्थित है। बस इतना आपको पॉइंट मेंशन कर देना है, आपका उत्तर में 4 चांद लग जाएगा। एक भी पॉइंट कहीं से भी, एक भी नंबर आपका नहीं कटेगा। तो इसको जब तक हम हट रहे हैं स्क्रीनशॉट इसको फटाक से आप लोग ले करके अच्छा से लिख लीजिए। फिर आगे हम लोग बढ़ेंगे, प्रश्न संख्या 2 की ओर हम लोग देखेंगे। और जो बता रहे हैं इसमें से प्रश्न रहेंगे, चाहे इस पे 2 क्लास लगे बताने में या एक ही क्लास में संपन्न हो जाए, तो वो डिपेंड करता है कि कितना जल्दी हम इसको
बताते हैं। तो चलिए इसको आप लोग स्क्रीनशॉट कर लीजिए। फिर 2 नंबर पॉइंट पे हम लोग देखेंगे, पॉइंट संख्या 2 देखेंगे। इसके बाद जल्दी इसको ख़त्म करिए आप लोग, इसको ख़त्म करना है, लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद हम लोग फिर देखेंगे। चलिए अगला प्रश्न हम लोग फिर देखने वाले हैं, मिटाने वाला। चलिए तो अगला प्रश्न देखेंगे। यहाँ तक उम्मीद करते हैं आप लोग नोट कर लिए होंगे, लिख लिए होंगे। बस इतना ही पॉइंट लिख देना है। प्रश्न संख्या 2 हम लोग देखेंगे। अब कौन सा प्रश्न संख्या देखेंगे? 2। चलिए ब्लैक से ही लिखेंगे, ठीक है, क्योंकि ब्लैक ठीक ठाक दिखता है, ब्लैक का जो दिखावटी रहता है वो अच्छा रहता है। तो अब देखेंगे हम लोग क्या, प्रश्न संख्या 2। तो प्रश्न संख्या 2 आप लोग से पूछा जा सकता है कि बताइए सर, आप लोग को बताना है कि हड़प्पा सभ्यता हम लोगों ने देख लिया। अब कहेगा मोहनजोदड़ो के बारे में बताइए, मोहनजोदड़ो के बारे में बताइए, ये प्रश्न 2 मार्क्स का भी कौन सा प्रश्न का बात करें? जो 2 नंबर्स का आएगा, ठीक है, जो 2 नंबर्स में आप लोग के प्रश्न पूछे जाएंगे उसके बारे में हम लोग चर्चा कर रहे हैं। मोहनजोदड़ो के बारे में बताइए, अब ये आपसे पूछा जाएगा। तो उत्तर लिखने के क्रम में हम लोग क्या करेंगे, वही बात। पहला पॉइंट इसमें क्या लिखेंगे कि मोहनजोदड़ो का खोज कौन किया था? तो राखालदास बनर्जी कब किया था? तो 1922 में। पहला पॉइंट यह लिखेंगे कि मोहनजोदड़ो की खोज, मोहनजोदड़ो की खोज 1922 ईस्वी में राखालदास बनर्जी ने किया। 1922 ईस्वी में राखालदास बनर्जी ने किया, ये पॉइंट लिख देंगे। अगला पॉइंट नंबर 2, मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या होता है? मृतकों का टीला। मोहनजोदड़ो का अर्थ मृतकों का टीला होता है। अगला पॉइंट, मोहनजोदड़ो वर्तमान में सिंधु नदी के दाहिने तट पर पाकिस्तान के लरकाना जिला में स्थित है। बस इतना आपको 2 मार्क्स में, ये प्रश्न आपका 2 नंबर प्रश्न संपन्न हो गया। इसको भी आप लोग स्क्रीनशॉट कर लेंगे और फिर इस सब का अच्छा से कर लीजिएगा, क्योंकि अभी हमने चैप्टर नहीं पढ़ा है। अगर चैप्टर पढ़ा देते ना तो अभी हम यहाँ दावा ठोक के कह सकते हैं एक भी प्रश्न 12th में और कंपटीशन में इससे तो प्रश्न पूछे ही जाते हैं। कंपटीशन में इस चैप्टर से प्रश्न पूछे ही जाएंगे आप लोग को, ठीक है। तो चलिए इसके बारे में फिर आगे हम लोग देखेंगे, इसको आप लोग नोट करिए। फिर अगला प्रश्न देखेंगे कि अगला प्रश्न आप लोग का क्या हो सकता है। तो चलिए अगला प्रश्न के बारे में बात करेंगे। इसमें जल्दी से जल्द आप लोग तब तक नोट करिए इसको फटाक से। अगला प्रश्न देखेंगे तब इसको नोट करिए। नोट हो गया होगा, स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे उम्मीद करते हैं। तो ठीक है, फिर आगे की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे। इसमें समझने में कुछ नहीं है कि मोहनजोदड़ो की खोज 1922 में राखालदास बनर्जी ने किया, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट लिखना है मोहनजोदड़ो का अर्थ मृतकों का टीला होता है। तीसरा पॉइंट लिखना है मोहनजोदड़ो वर्तमान में सिंधु नदी के दाहिने तट पर पाकिस्तान के लरकाना जिला में स्थित है। ये 3 पॉइंट आपको लिख देना है। तो चलिए फिर आगे की ओर बात करते हैं हम लोग। आगे देखना है कि क्वेश्चन आता है कि हड़प्पा सभ्यता के समकालीन 2 सभ्यता का नाम बताइए। क्वेश्चन पूछता जाता है 3 नंबर कि हड़प्पा सभ्यता के समकालीन
दो सभ्यता का नाम बताइए। अब बात यहाँ आता है सर एक समकालीन ये शब्द आ गया, ये समकालीन क्या होगा? तो देखिए समजोरकालीन, जो एक ही काल में, जैसे आप लोग मान लीजिए कि अभी हम पढ़ा रहे हैं और आप लोग पढ़ रहे हैं, मान लीजिए कि हम पढ़ा रहे हैं और आप लोग पढ़ रहे हैं, तो यहाँ क्या होंगे हम लोग? समकालीन हो गए, यानी एक ही समय में हम दोनों काम कर रहे हैं। तो वही बात था कि हड़प्पा सभ्यता के समय ही दो अन्य सभ्यता भी विकसित थी, उस सभ्यता का नाम बोल रहा है लिखने के लिए। तो इसका उत्तर जब आप लिखिएगा तो उत्तर लिखने के क्रम में क्या लिखना है? तो लिखना है हड़प्पा सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता के समकालीन दो सभ्यता निम्नलिखित है, निम्नलिखित थी, दो सभ्यता निम्नलिखित थी। अनुसार दे देंगे। पहला है मेसोपोटामिया की सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता, और 2 नंबर है क्या लिखेंगे हम लोग? मिस्र की सभ्यता। 2 नंबर मिस्र की सभ्यता, मिस्र की सभ्यता। चलिए ये अपना लोग का तीसरा नंबर प्रश्न संपन्न हुआ, इसको भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले लेंगे। फिर आगे की ओर बढ़ेंगे। हमने देखिए सिर्फ VVI क्वेश्चन ही नहीं बता रहे हैं, ये 2025 की जो आने वाला एग्ज़ाम है 2025 आर्ट्स बिहार बोर्ड BSEB, उसके लिए ये VVI क्वेश्चन है, एकदम VVI है। 110% वो लड़ेगा, जो बोल रहे हैं लड़ेगा तो लड़ेगा, इतना बोल रहे हैं आप लोग, बस इसको याद कर लीजिए, पढ़ लीजिए, क्वेश्चन लड़ेगा, इतना हम टाल ठो। ये तो IIT का तो एग्ज़ाम नहीं है, ये तो क्या कहते हैं कंपटीशन का तो एग्ज़ाम नहीं है कि बोल देंगे तो नहीं लड़ेगा, ये एकेडमिक का है, और एकेडमिक में जो बोल दिया जाता है अधिकतम वो हो जाता है, ठीक है। तो एकेडमिक के लिए उतना टेंशन नहीं लेना। चलिए इसको भी स्क्रीनशॉट कर लीजिए। फिर अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे, अगला प्रश्न देखेंगे जल्दी। अब अगला प्रश्न ये पूछ सकता है कि हड़प्पा सभ्यता के जल निकासी के बारे में आप बताइए कि हड़प्पा सभ्यता में जल निकासी कैसे किया जाता है। जैसे अभी अपना लोग वर्तमान समय में अभी, चलिए इसको मिटा देते हैं, पहले लिख लिए। अभी आप लोग देख रहे होंगे कि वर्तमान समय में जो गांव रहता है या शहर रहता है तो उसमें देखिए ये सड़क रहता है, ये क्या है आपका? सड़क है, ये क्या है? सड़क है। और दोनों तरफ, सड़क के दोनों तरफ देखिएगा नाली रहता है, क्या रहता है? इधर भी नाली और इधर भी नाली रहता है। और नाली को आगे गिरा करके, आगे ले जा करके कोई जैसे पोखरी रहता है या कोई नदी हुआ या कोई तालाब हुआ या गड्ढा हुआ, वहाँ उसको खोल दिया जाता है, या खेत रहता है वहाँ उसको खोल दिया जाता है। तो जो सिंधु घाटी जो सभ्यता थी, उस समय की जो सभ्यता थी, प्राचीन सभ्यता थी, ये इस चैप्टर के पढ़ने का जो मेन मकसद ये है कि आप वो पुरानी चीज़ों के बारे में जानिए। इतिहास क्या देता है, इतिहास हमें क्या दे रहा है, इतिहास हमें क्या जना रहा है कि पहले का जीवन यापन, पहले जो लोग रहते थे वो किस तरीके से जीवन यापन करते थे, किस आधार पर करते थे, परिवर्तन क्या क्या हुआ, उसी को हम लोग पढ़ रहे हैं अभी, वो लिखित साक्ष्य के आधार पर पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो इसमें आप देखिएगा जो सिंधु घाटी जो सभ्यता थी उसका बोल रहा है कि जो जल योजन या जो नाली की जो व्यवस्था थी वो किस प्रकार की थी। तो सिंधु घाटी सभ्यता में क्या होता था, एक ये सड़क रहता था और सड़क के दोनों बगल नाली रहता था। जिस प्रकार अभी वर्तमान में आप लोग देखते हैं कि सड़क रहता है और सड़क के दोनों साइड नाली दिया जाता है और फिर नाली को किसी गंतव्य स्थान तक जा कर के कहीं खोल दिया जाता है। इससे क्या होता है, जो शहर का जितना भी पानी रहता है या नगर का पानी रहता है वो नाली के माध्यम से सारा जा कर के कहीं दूर भा जाता है और जो बीमारी उमारी रहता है वो फैलने से बच जाता है। जब भी आप शहर में रह रहे होंगे तो बारिश के समय देखिए पूरा अगर नहीं निकासी का व्यवस्था है तो पूरा पानी लग जाता है, सड़क पे लग जाता है, जिससे डेंगू का क्या कहते हैं मच्छर पनपने लगता है, ठीक है। वैसे डेंगू तो साफ जल में फैलता है, गंदा जल में नहीं फैलता है, ठीक है। तो चलिए इसको फिर हम लोग भाषा के रूप में देंगे कि आखिर इसको हम लिखेंगे क्या, इसको हम लोग लिखें। क्वेश्चन क्या था, हम क्वेश्चन को देखेंगे। क्वेश्चन हम लोग का था कि सर क्वेश्चन क्या था हम लोग का कि हड़प्पा
हड़प्पा सभ्यता हड़प्पा सभ्यता में जल निकासी पर प्रकाश डालें। जल निकासी पर प्रकाश डालें। किस पे? तो जल निकासी पर प्रकाश डालें। तो जल निकासी पर प्रकाश डालना मतलब जल निकासी लिख करके टॉर्च बार देना। क्या करना है? जल निकासी लिख करके टॉर्च बार देना है। आपने मीम्स देखे होंगे, रील्स देखे होंगे, उस पर क्या करता है, कहता है कि प्रकाश डाले था, टॉर्च को बना दिए, ठीक है, ये टॉर्च बना दिए, इससे फॉक्स दे रहा है और फॉक्स आकर के यहाँ लिख दिए जल प्रकाशी, बस हो गया, जल निकासी लिख दिए, बात खत्म है। हाँ सर जी, प्रकाश हमने डाल दिया। तो मास्टर भी बराते, तुम प्रकाश डाला था, ये लो, हम भी नंबर दे दिया। तो इस टाइप से होता है, तो वो नहीं करना, हमको लिखना है। तो समझने का प्रयास कीजिएगा। अभी जो हड़प्पा सभ्यता थी उसमें जल निकासी क्या था? तो हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ी विशेषता क्या थी, आप लोगों को पता होना चाहिए अगर पढ़े होंगे तो। नगर नियोजन। क्या था? नगर नियोजन। तो उसमें लिखेंगे कि हड़प्पा सभ्यता की सबसे बड़ी विशेषता नगर नियोजन थी। नगर नियोजन क्या थी? नगर नियोजन। अब नगर नियोजन क्या होता है? नगर नियोजन थी। नगर नियोजन मतलब नगर में, शहर में एक अच्छी व्यवस्था। क्या? एक अच्छी व्यवस्था। अभी आप देख रहे होंगे नगरों का नियोजन किया जाता है, यानी नगर में नाला, लाइट की व्यवस्था हुआ, फिर क्या कहते हैं, सड़क की व्यवस्था हुआ, जल कैसे कहाँ जाएगा, ठीक है, वाहन लगाने की व्यवस्था हुआ, फैक्ट्री अलग लगाया जाएगा, ये सारी व्यवस्था की जाती है शहर में। तो ठीक उसी प्रकार हड़प्पा सभ्यता की सबसे बड़ी जो विशेषता थी वो नगर नियोजन थी। क्या थी? नगर नियोजन थी। इसमें क्या होता था? नगर नियोजन थी जिसमें जल निकासी के लिए मुख्य सड़क के दोनों ओर नाला बनाया जाता था और नालों की सफाई के लिए कहीं एक हॉल देखते हैं कि इतना बड़ा, जैसे ये नाला है, यहाँ छोड़ देगा कि अगर रहेगा नाला का सफाई कर, इसको ढक्कन को हटा करके फिर नाला में जो कूड़ा कचरा जम जाएगा उसको हम लोग हटा देते हैं। तो यानी एक हॉल छोड़ दिया जाता था और गंदे पानी को कहीं दूर नदी या तालाब में प्रवाहित करा दिया जाता था। क्या करा दिया जाता था? प्रवाहित करा दिया जाता था। नीचे दिख रहा है। चलिए, ये प्रश्न भी आप लोग लिख लेंगे, इसको लिख लेंगे, हम हट जा रहे हैं, इसको आप अच्छी तरीके से लिख लेंगे। एक मिनट, हाँ चलिए, दिख रहा है एकदम साफ पूरा शानदार तरीके से आ रहा है। चूँकि रिकॉर्डेड बोआ मिल रहा है, अगर लाइव आते तो लाइव में मज़ा आता, आप लोग प्रश्न पूछते, हम जवाब देते, तो अत्यंत मज़ा आता। जो क्लास का जो क्या कहते हैं, जो माहौल रहता है ना, वो माहौल का फील हम दिलवा देते हैं। तो चलिए, इसको आप लोग लिख लीजिए, फिर आगे हम लोग प्रश्न को देखेंगे, आगे की ओर हम लोग बढ़ेंगे कि आगे हम लोग का अगला प्रश्न क्या हो सकता है। अगला प्रश्न क्या हो सकता है वो हम देखेंगे। अगला प्रश्न के बारे में हम लोग देखने का प्रयास करेंगे। तो चलिए, अगला प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ेंगे, इसको लिख लीजिए, हट गए हैं, लिख लीजिए। तो चलिए, आगे की ओर हम लोग देखेंगे, सबको स्क्रीनशॉट करके आप लोग लिख लीजिए। और कहीं अगर स्पेलिंग क्या कहते हैं, यानी अगर मिस्टेक हो गया होगा तो उसमें अनुस्वार विसर्ग जो भी, तो उसको आप लोग देख लिया करिएगा। हो जाता है लिखने के क्रम में, ये नहीं कि पूरा देख करके उतार दिया जा रहा है यहाँ पे।
जो आ रहा है मन से देख मतलब कहते हैं मन से लिख रहे हैं, और क्वेश्चन को हम सिर्फ देख रहे हैं कि क्वेश्चन क्या क्या हो सकता है। ठीक है, तो चलिए आगे का जो प्रश्न हम लोग देखेंगे वो प्रश्न है पुरातत्व किसे कहते हैं। क्या होता है? 5 नंबर प्रश्न होगा हम लोग का पुरातत्व। पुरातत्व किसे कहते हैं, या पुरातत्व से आप क्या समझते हैं। आप यहाँ पे हम लोग समझने का कोशिश करेंगे। देखिए, इतिहास की जानकारी के लिए कई चीज़ें हैं। इतिहास की जानकारी वैसे हमें नहीं मिलती है। इतिहास की जानकारी के लिए आपको अभिलेख, पांडुलिपि, त्राणपत्र, सोनपत्र, मतलब पुरातत्व इत्यादि चीज़ हैं। इतिहास की वैसे हमें जानकारी नहीं मिलती है। इतिहास की जानकारी प्राप्त करने के लिए विभिन्न प्रकार के नाना प्रकार की चीज़ें हैं जिससे हमें इतिहास की जानकारी मिलती है। मान चलिए अभी कहीं शिलालेख है, शिलालेख मतलब पत्थर रहता है उस पर लेख लिखा जाता था, कहीं त्राणपत्र रहता है, पांडुलिपि रहता है, तो उसकी सहायता से जो पुराने समय में जो घटनाएं घटित हो रही थी उसका हम लोग अभी लिखित उसको जानकारी प्राप्त करते हैं। तो पुरातत्व भी यही है। पुरातत्व क्या करता है, ये अतीत की जो बीता हुआ समय है, जो बीत गया है, उसकी जानकारी हमें दिलवाती है। पुरातत्व क्या करता है हमें कि ये अतीत को वर्तमान से जोड़ने वाली एक कड़ी है, अर्थात पुरातत्व इतिहास की जानकारी देने वाली एक सामग्री है, एक वस्तु है। क्या इसके बारे में हम लोग अगर उत्तर लिखना इसको चाहेंगे तो इसका उत्तर का रूप हम किस टाइप से लिखेंगे कि लिखेंगे कि पुरातत्व इतिहास की जानकारी देने वाली एक कड़ी है। कड़ी मतलब पुल, एक कड़ी है जो अतीत मतलब बीता, अतीत को वर्तमान से जोड़ने का कार्य करती है। अतीत को वर्तमान से जोड़ने का क्या करती है, कार्य करती है। ये बात लिख लेंगे। फिर आगे देखेंगे, यह कार्बन 14 के डेटिंग विधि पर आधारित होती है, जिसमें पुरानी साक्ष्यों की वर्ष एवं उसके बारे में जानकारी इकट्ठा करते हैं। क्या करते हैं, जानकारी इकट्ठा करते हैं, उसके बारे में जानकारी इकट्ठा करते हैं। समझने का कोशिश करिए। अभी हमने क्या चर्चा किया, जो इतिहास की जानकारी प्राप्त करने के लिए कई चीज़ हमारे पास उपलब्ध है, उनमें से एक चीज़ है पुरातत्व भी। पूरा जोड़ तत्व, नाम से ही स्पष्ट हो रहा है, पूरा जोड़ तत्व, पूरा मतलब प्राचीन। अब यहाँ देखिए, पुरातत्व इतिहास की जानकारी देने वाली एक कड़ी है, एक विधि है जो अतीत को वर्तमान से जोड़ने का कार्य करती है। यह जो विधि है कार्बन 14 डेटिंग पर आधारित है। ये कार्बन 14 एक इस पर का कार्बन 14 क्या है, तो कार्बन 14 एक डेट निर्धारित करने की एक तिथि है, विधि है। कार्बन 14 क्या है, एक डेट निर्धारण करने की क्या है, एक विधि है। कार्बन 14 क्या है, एक डेट निर्धारण करने की क्या है, विधि है। ठीक है, जिसमें क्या करते हैं कि जिसके आधार पर हम लोग क्या करते हैं, जो पुरानी जो साक्ष्य हैं उसका हम समय निर्धारण करते हैं, वर्ष निर्धारण करते हैं और उसके बारे में जानकारी इकट्ठा करते हैं। अगर मान लीजिए कि अगर बोल देगा कि अगर ये तो विधि बता देगा, ये कार्बन 14 क्या करेगा, विधि डेट बता देगा, वर्ष बता देगा कि ये चीज़ इतना पुराना है, तो उसी के इर्द गिर्द हम फिर जाँच करना शुरू करेंगे कि उस वर्ष में और क्या क्या चीज़ घटित हुई थी। तो इस आधार पर हमें जानकारी किसी चीज़ के बारे में मिल जाती है। तो पुरातत्व क्या है, पुरातत्व इतिहास जानकारी देने वाली एक कड़ी है जो अतीत को वर्तमान से जोड़ने का कार्य करती है। यह कार्बन 14 के डेटिंग विधि पर आधारित होती है, जिसमें पुरानी साक्ष्यों की वर्ष एवं उसके बारे में जानकारी इकट्ठा करते हैं। इतना बस आपको लिख देना है। ये सब सारे प्रश्न 2 मार्क्स के प्रश्न हैं। कितने मार्क्स के प्रश्न हैं, 2 मार्क्स के प्रश्न हैं। फिर आगे हम लोग चर्चा करेंगे।
आगे हम लोग चर्चा करेंगे हड़प्पा सभ्यता की सड़क के बारे में। तो चलिए अगला जो हम लोग का प्रश्न होने वाला है हड़प्पा सभ्यता की सड़क। वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं होगा, 45 मिनट का होगा। 45 मिनट में जितना प्रश्न हम करवा दें उतना अच्छा। अगर आप लोग को पसंद आए तो फिर अगला हम लोग आप ही लोग के डिमांड पे अगला वीडियो अच्छे तरीके से बनाएंगे, ठीक है। तो चलिए इसको मिटा दिया जाए। इसको मिटा करके फिर आगे हम लोग देखेंगे कि हड़प्पा सभ्यता के सड़क कैसा था। हड़प्पा सभ्यता के सड़क के बारे में क्वेश्चन आ सकता है कि हड़प्पा सभ्यता के सड़क के बारे में आप लोग बताइए। तो प्रश्न संख्या कितना होगा जी? 6। तो हड़प्पा सभ्यता के सड़क के बारे में, हड़प्पा सभ्यता के सड़क के बारे में बताइए। क्या बताना है? हड़प्पा सभ्यता के सड़क के बारे में। आखिर ये हड़प्पा सभ्यता की सड़कें किस प्रकार से होती थी उसके बारे में हमको पता करना है। तो हड़प्पा सभ्यता की जो सड़कें होती थी, बस अगर लिखना है थोड़ा सा तो एक 90 डिग्री के समकोण समझते हैं ना, समकोण इस टाइप से। समकोण किस टाइप से बनता है? इस टाइप से। आपके जो गणित वाले सर हैं अच्छे तरीके से पढ़ाएंगे, आगे आप लोग को पता चल जाएगा। जो भी गणित के जहाँ भी पढ़े होंगे ये तो बात जानते होंगे। समकोण यहाँ जो बनता है इसको क्या बोलते हैं? 90 डिग्री को क्या बोलते हैं? समकोण बोलते हैं। 90 डिग्री को क्या बोलते हैं? समकोण बोलते हैं। तो जो हड़प्पा सभ्यता की जो सड़कें होती थी ये इसी विधि पर अधिकतर आधारित होती थी। तो इसके बारे में चलिए हम लोग फिर लिखना शुरू करते हैं। यही प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता की सड़कें किस पर आधारित रहती थी? चलिए तो इसमें हम लोग लिखना शुरू करते हैं हड़प्पा सभ्यता के सड़क के बारे में। तो देखिए ये हड़प्पा सभ्यता लिखेंगे क्या? हड़प्पा सभ्यता की सड़क, हड़प्पा सभ्यता की सड़कें जाल प्रणाली, जाल समझते हैं ना, बता रहे हैं। जाल प्रणाली पर आधारित होती थी जो परस्पर मतलब एक दूसरे को, जो परस्पर 90 डिग्री पर काटती थी, सड़क के बगल में कूड़ा कचरा फेंकने का उत्तम व्यवस्था रहता था। बस इतना ही लिखना, कुछ नहीं, बस इतना ही प्रश्न। क्योंकि 2 मार्क्स का प्रश्न हमने क्या बोला था? 2 मार्क्स का प्रश्न 5 वाक्य में। कितने वाक्य में? 5 वाक्य में आपको संपन्न करना है। हड़प्पा सभ्यता की सड़कें जाल प्रणाली पर आधारित होती थी। आप देखिए अभी का जो वर्तमान का जो सड़क होता है, आप लोग ने अभी देखा होगा, जो वर्तमान का सड़क होता है कि मान लीजिए अभी जहाँ भी आप लोग रह रहे होंगे तो एगो इधर से, कोई इधर से, फिर कोई इधर से और कोई इधर से, इस टाइप से आके देखिए सब 90 डिग्री पर कट रहा है, 90 डिग्री पर कट रहा है, 90 डिग्री पर कट रहा है। तो इस तरह से इसी को जाल कहते हैं। जब बहुत जगह से इधर से, फिर इधर से, फिर इधर से, फिर इधर से, तो इसमें कहिएगा सर इधर ये तो 90 डिग्री पर नहीं कट रहा। तो एक तो पहला नंबर जाल प्रणाली पर आधारित होती थी। जाल मतलब बहुत सारा सड़कों को जोड़ा जाता था मुख्य नगर से। यहाँ कोई नगर रहता था। अभी सड़क का मेन उद्देश्य क्या रहता है कि एक दूसरे चीज़ों को, एक दूसरे राज्यों को, जगहों को जोड़ना, मुख्य गाँव को मुख्य नगरों से जोड़ना, ठीक है। तो उस समय भी इसी व्यवस्था पर आधारित रहता था। सड़क 90 डिग्री पर काटता था और जाल प्रणाली पर आधारित होता था। ये आपका 6ठा प्रश्न था, ठीक है। वीडियो ज़्यादा लंबी हम लोग नहीं करने वाले हैं। तो चलिए ये 6 नंबर प्रश्न था। फिर आगे हम लोग देखेंगे, आगे का जो प्रश्न है वो देखेंगे। इसको नोट कर लीजिए, इसको आप लोग को नोट कर लेना है। इसको नोट जल्द से जल्द करिए। चलिए इसको नोट करिए थोड़ा, अभी है टाइम, अभी मात्र 34 मिनट का वीडियो बना है, अभी है। इसमें और भी लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं।
इसमें अगर और भी लिखना चाहते तो लिख सकते हैं। आप देखिए, फेंकने का उत्तम व्यवस्था रहता था, सड़क के किनारे बैठने के लिए चबूतरा की व्यवस्था किया जाता था, सड़क के किनारे बैठने के लिए चबूतरा बनाया जाता था एवं बाहरी आक्रमण से बचने के लिए सड़क के किनारे गड्ढा खोदा जाता था। क्या कर दिया जाता था? गड्ढा खोद दिया जाता था। तो इतना काम समझिए करके, इतना अच्छा व्यवस्था से उस समय रखा जाता था कि अगर बाहरी आक्रमण हो गया तो पहले गड्ढा आएगा, बाहर से आक्रमण गड्ढे में गिरेगा फटाक से, तो आक्रमण करने से बच जाएगा। दूसरा नंबर बात था कि सड़क के किनारे बैठने के लिए उत्तम व्यवस्था की जाती थी। अभी भी देखिएगा, यात्री शेड करके निर्माण किया जाता है सरकार के द्वारा, और यात्रियों को पड़ाव के लिए वहाँ पर बैठने के लिए जगह की व्यवस्था की जाती है। कूड़ा कचरा फेंकने के लिए सड़क पे देखते हैं डिब्बा रहता है, उसमें आप कूड़ा डाल दीजिए। तो ये सारी व्यवस्था उस समय भी थी और अभी भी है, तो ज़्यादा फर्क नहीं है। ये हमें ये बताता है कि पुरानी जो सभ्यता थी, जो कि एक भ्रामक समझिए या उसको आप मिथ्या मानिए या उसको सत्य मानिए, कहा जाता है इससे पहले क्या आया था, जो सभ्यता पढ़ रहे हैं ना, ये सभ्यता के बाद में आया था जल विनाश, जल प्रलय आया था, और जल प्रलय आने के कारण समस्त सृष्टि जल में विलीन हो गई थी, और विलीन होने के बाद एक मनु नामक व्यक्ति बच गया था। ठीक है, आप जब 12th में हैं, 12th में एक चैप्टर है जयशंकर प्रसाद का, तुमुल कोलाहल कलह में, जब आप उस चैप्टर के बारे में जब पढ़िएगा तो जयशंकर प्रसाद का एक ग्रंथ है कामायनी, जब उस ग्रंथ के बारे में आप डिटेल से पढ़ना शुरू करेंगे कामायनी के बारे में, तो उसमें आपको बताया जाएगा कि जल प्रलय आया, और जल प्रलय आने से पूर्व एक सभ्यता थी। ठीक है, तो वो सारी सभ्यता क्या हुआ, जल में विलीन होकर के डूब करके मर गए, और एक व्यक्ति बच गया जिसका नाम था मनु। उस व्यक्ति का क्या नाम था? मनु। तो मनु बेचारा उदास हो जाता है और वो समझता है कि अब तो सारा सृष्टि खत्म, अब तो हम बचे अकेला। तो हम जब अकेला बचे तो हम क्या करेंगे, यहाँ ढोल पीटना तो नहीं है। तो सृष्टि के जो निर्माता हैं, जो पालन, वो ब्रह्मा जी फिर क्या किए, कहा जाता है कि अपनी पुत्री श्रद्धा, उनका नाम था श्रद्धा, वो श्रद्धा को भेजा। ठीक है, जिससे आगे वंश बढ़ सके। श्रद्धा आई और श्रद्धा का मिलन होता है, इसके मन में कुछ, मनु के मन में कुछ आस जगता है, दोनों का शादी ब्याह होता है। शादी ब्याह होने के बाद श्रद्धा से एक पुत्र पैदा होता है जिसका नाम होता है मानव। श्रद्धा और मनु से कौन सा पुत्र? मानव। और उसी का पुत्र हम लोग हैं, कहा जाता है कि उसी का पुत्र हम लोग हैं। तो उसको जब आप कामायनी, छोटी सी ग्रंथ नहीं है, बहुत बड़ा महाकाव्य, इतना मोटा है, उसको जब पढ़िएगा तो पढ़ने के पश्चात आपको और भी जानकारी मिलेगी। ये तो बस छोटा सा अंश था जिसके बारे में हमने अभी चर्चा कर दिया। तो चलिए, ये तो आप लोग लिख लिए होंगे, हड़प्पा सभ्यता के सड़क के बारे में बताइए सर। तो हड़प्पा सभ्यता के सड़क के बारे में इतना बात आपको लिख देना है, कहीं से प्रश्न, कहीं से नंबर आपके नहीं जाने वाले हैं। ठीक है, फिर एक प्रश्न और हो जाए, इसी के अगले एक प्रश्न और हो जाए। अगला जो प्रश्न हो सकता है वो आप लोग का ये हो सकता है कि हड़प्पा सभ्यता के इससे मनके के बारे में बताइए। हड़प्पा सभ्यता के मनके के बारे में, या हड़प्पा सभ्यता के मुहर पहले देख लेते हैं। चलिए, हड़प्पा सभ्यता के मुहर के बारे में बताइए। ये भी प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। क्या है? हड़प्पा सभ्यता के मुहर के बारे में बताना है। चलिए, इसको लिख लिए होंगे। क्या लिखना है हम लोग को? प्रश्न संख्या 7 हम लोग पढ़ रहे हैं कि हड़प्पा सभ्यता के मुहर के बारे में बताइए।
अभी आप लोग देखते हैं स्कूल में जो प्रिंसिपल सब इस्तेमाल करता है उसमें इंक लगा दिया जाता है, उससे उल्टा लिखा रहता है, इंक उस पर लगा दिया जाता है और थप्पा मार दिया जाता है। वही मुहर की बात हम लोग कर रहे हैं। उस समय भी समझिए मुहर था, ठीक है, उस समय उतना प्राचीन समय में भी मुहर था। इस मतलब जो अभी जिंदगी हम लोग जी रहे हैं ना, उसी के इर्द गिर्द वो सब जी रहा था। तो उसी के बारे में इतिहास हमें बताता है कि जो पिछला जो आदमी था, जो हम लोग से पहले जो मानव थे पृथ्वी पे, वो किस तरह से अपना जीवन यापन करते थे, उसी के बारे में हम लोग यहाँ पर पढ़ रहे हैं। तो जो हड़प्पा सभ्यता का जो मुहर था, कहा जाता है एक सेलखड़ी नामक पत्थर था, उससे बनाया जाता था। किससे बनाया जाता था? एक सेलखड़ी नामक पत्थर से हड़प्पा सभ्यता की जो मुहर था उसको बनाया जाता था, और जिसका आकार होता था चौकोर। आकार किस टाइप से होता था? चौकोर होता था, जिसके शीर्ष पर प्रतीक रहता था और प्रतीकों का समूह, बीच में एक जानवर और नीचे कई चिन्ह रहते थे। तो इसको हम लोग लिखने का जब कोशिश करेंगे, तो इसको जब हम सुव्यवस्थित तरीका से लिखेंगे तो उसमें हम क्या लिख सकते हैं वो देखिए। हड़प्पा सभ्यता के मुहर के बारे में बताइए। तो मिटा नहीं है ठीक से, इसको लिखना अगर चाहेंगे तो लिखेंगे हड़प्पा सभ्यता की मुहर, हड़प्पा सभ्यता की मुहर सेलखड़ी नामक पत्थर से बनाई जाती थी। हड़प्पा सभ्यता की मुहर सेलखड़ी नामक पत्थर से बनाई जाती थी, जो चकोर होती थी। चकोर मतलब चकला, जो चकोर होती थी, चौड़ा, जो चकोर होती थी, जिसके शीर्ष पर जानवर एवं अन्य चित्र बने होते थे। हड़प्पा सभ्यता का सबसे प्रसिद्ध मुहर था पशुपति मुहर। इसी में लिखना है, हड़प्पा सभ्यता का सबसे प्रसिद्ध मुहर का नाम हड़प्पा सभ्यता के सबसे प्रसिद्ध मुहर का नाम पशुपति मुहर था। क्या था? पशुपति मुहर था। तो चलिए इतना ही आज के लिए रहने दे रहे हैं, इसको लिख लीजिए, ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद। आप लोग अच्छे से रहिए, और अगर वीडियो पसंद आई तो देखिए, ज़्यादा तो चूँकि एक टीचर का धर्म ये नहीं कहना है कि आप हमें सब्सक्राइब कर दीजिए, फिर क्योंकि टीचर ये नहीं कहता है। टीचर का मुख्य कार्य क्या है? पढ़ाना। अगर यूट्यूबर अगर हम लोग बन जाएंगे तो फिर दिक्कत वाली बात है। आप लोग की अगर इच्छा हो तो आप लोग सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, अगर हो। नहीं तो चूँकि फ़ायदा के लिए सब्सक्राइब कहने का मतलब ये नहीं कि हम लोग के, अगर आप लोग को अच्छा लगे, आप लोग को इन्फॉर्मेशन अच्छा लगे तो उसके लिए, ठीक है, आप लोग के फ़ायदा के लिए। ये नहीं कि अब बिजनेस करने में भिड़ जाना है, वो तो सारी दुनिया कर रही है। पैसा तो हर व्यक्ति को ज़रूरी है, पैसा के बिना कोई जिंदा नहीं है, हर व्यक्ति को वो चीज़ ज़रूरी है। तो वो चीज़ हमें नहीं करना है, हमें अपने पढ़ाई से मतलब रखना। अगर कंटेंट अच्छा लग रहा हो तो आप लोग वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, जिससे सबके पास ये चीज़ जानकारी पहुँचे और सब आगे बढ़े। क्योंकि शिक्षा का मतलब है सब पढ़े सब बढ़े, ठीक है। तो इसी वाणी के साथ हम लोग फिर अगले क्लास में, अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगे तो आप लोग को कमेंट पे निर्भर करेगा कि सर हाँ बनाइए, तो फिर हम आगे और भी विषय का और भी इसी टाइप से VVI प्रश्न का समाहार लाएंगे, ठीक है, संग्रह लाएंगे, और आप लोग को परीक्षा में अच्छे अंक दिलवाएंगे। तो इसी विनती के साथ हम आगे की ओर बढ़ते हैं। और आप लोग जो कैप्टन K2 एकेडमी है, ठीक है, उसमें और अन्य भी विषय की पढ़ाई चल रही है, तो आप लोग उसे अवश्य ज्वाइन करें, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।